हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो वीडियो बन रही है ये क्लाइमेटोलॉजी के लिए बन रही है। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज़ है और अभी तक हम 9 वीडियो इसमें कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 10वीं वीडियो की बात करने वाले हैं, यानी 10वीं इसमें जो सीरीज़ इसमें बनने वाली है, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हम जियोस्ट्रॉपिक विंड्स की हम बात करेंगे। उसके बाद हम जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, कुछ रोज़बी वेव्स होती हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है ये इनफॉर्मल वे में ज़्यादा रहे और डेफिनेशन वाइज हम इसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ समझेंगे शब्दों का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली मतलब उसको कैसे, चीज़ों को जो कंसेप्ट है उसको समझना है, ये हम समझेंगे वो किस तरीके से काम कर रहा है। बस इससे ज़्यादा हम इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन क्या है, ये ना क्या है, वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे। सिर्फ क्लैरिटी पर अपना मेन फोकस रहने वाला है। ठीक है, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो उसमें आपको हेल्प हो और रिवीजन में भी आपको हेल्प हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज हम शुरू करने वाले हैं, हम क्या शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम समझेंगे जियोस्ट्रॉपिक इवेंट्स। ठीक है, जियोस्ट्रॉपिक इवेंट्स। ठीक है जी, जो नेक्स्ट हम उसके बाद हम देखने वाले हैं, वो हम समझने वाले हैं, वो है जेड स्ट्रीम्स। ठीक है जी, और और इसी में हम समझेंगे मतलब जेट स्ट्रीम्स के क्या टाइप वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होती क्या है। इसको बड़े प्यार से अपन समझाएंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में, अगर मैं एक बार आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखाने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको आइसोथर्म्स समझाए हैं, मैंने आपको प्रेशर बेल्ट और प्रेशर सेल्स सारी चीज़ें समझाई हैं, विंड मूवमेंट क्या है और कोरियोलिस फोर्स क्या है मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है कौन सा जो इसमें हल्के हल्के से प्रिंसिपल्स इसमें यूज़ में आएंगे और ये आपको वीडियोस एक बार आपको गो थ्रू करनी है ताकि आप इस वीडियो में मतलब हट के ना कहीं पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपन हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जियोस्ट्रॉपिक विंड्स क्या है। ठीक है, चलिए तो जियोस्ट्रॉपिक विंड्स पर आते हैं और जियोस्ट्रॉपिक विंड्स हैं क्या इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम समझते हैं विंड हमने क्या है। विंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्या होता है कि जब एक क्षेत्र यानी एक एरिया हाई प्रेशर पे है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर हाई है, ये एक एरिया ए है और ये एक एरिया बी है, यहाँ पर जो है प्रेशर बी है। तो जो विंड होती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है जी, एयर का जो फ्लो होगा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने का होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है। कोरियोलिस फोर्सेस क्या होती है ये भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है। एक बार से आप जाकर उस वीडियो को जरूर गो थ्रू करो। ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाने वाली है। चलिए, तो जियोस्ट्रॉपिक विंड में अपने को दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले अपने को समझना है प्रेशर ग्रेडियंट। दो दो फोर्सेस को अपने को यहां समझना है, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है जी, फोर्स। ठीक है, और दूसरा अपने को समझना है कोरियोलिस। ठीक है, फोर्स। ये दोनों ही चीजें मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। अभी अपन क्या समझेंगे, सपोज करो एक अर्थ है। ठीक है जी, ये एक अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ है तो मैं क्या मानकर चल रहा हूं, मैंने आपको पहले भी चीज़ें, प्रेशर बेल्ट आपको पता है और समझाई हुई भी हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है जी, 0 डिग्री। और यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होता है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा लो प्रेशर होता है। ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, यहाँ पर, तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया आ जाता है। ठीक है, और ये हाई प्रेशर पे होता है। ठीक है, अक्सर में क्या होता है, एक रेंज होती है। ठीक है, लेकिन मैं एक लाइन लेकर चल रहा हूँ। ये क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है जी, हाई प्रेशर होता है। इसके ऊपर फिर से हम जाने वाले हैं तो क्या होगा, ये हमारा लो प्रेशर आ जाएगा फिर से। ठीक है भाई, ये क्या है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, ये है ना सब पोलर लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बेल्ट में बताई, वहाँ जाकर देखो। तो ये लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हाई प्रेशर से, अभी भी बता दिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट होगा। तो ये जो हाई प्रेशर की बेल्ट है और इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये हाई प्रेशर है, और अगर मैं इसकी बात करूं, हाई प्रेशर है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। तो ए से बी की तरफ जो मूवमेंट होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस के कारण किस तरह होगा, कुछ इस तरीके से होगा।
समझो ध्यान को, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स भी बताया और मैंने आपको क्या बताया है कि इक्वेटर पे जो मूवमेंट होता है ना अर्थ का, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा होता है, हल्का सा मैंने आपको बताया। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बहुत आसानी से समझोगे, नहीं भी है तो कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। v बराबर आर ओमेगा होता है, जहाँ r जो है वो धरती की त्रिज्या होती है। धरती की त्रिज्या ना भी कहो तो ये कहो जी गोलार्ध बनेगा ना। इस अगर मैं इक्वेटर पे इस धरती को यहाँ से काट दूँ, ठीक है जी, यहाँ से काट दूँ तो यहाँ पर एक त्रिज्या बन के आएगी ये वाली, ये गोला बनेगा, ये पूरा एक गोला बनने वाला है, ठीक है। क्या बनने वाला है? एक गोला बनेगा, एक सर्कल बनेगा। गोला ना बोल के अगर मैं व्रत बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है हिंदी में। ये गोला ना बोलकर इसको हम क्या बोलेंगे? व्रत। ये एक व्रत बनने वाला है, यानी एक सर्कल है। इसको ऊपर से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसकी जो रेडियस होगी आर होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इक्वेटर पे जो रेडियस होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। समझो मेरी बात को, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होगी? रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। और जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस के अबाउट, यानी इसके अबाउट, हल्की सी जो एक्सिस टिल्ट होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। अपनी की एक्सिस के अबाउट एक घूर्णन गति है, एक स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है, वो कांस्टेंट है जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। यानी ये वाली जो ये ओमेगा है ये घूर्णन गति है, यानी रोटेशनल स्पीड है। ये तो पूरी अर्थ की कांस्टेंट है, यानी आप यहाँ भी देखो तो भी सेम है, यहाँ भी देखो तो भी सेम है, ठीक है। और ये घूर्णन गति क्या है, मैं आपको शुरुआती जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, जो पहली वीडियो है वो मैं वहाँ पर आपको ही क्लियर करा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देखो, ठीक है। तो ये रहने वाली है धरती की कांस्टेंट। लेकिन आर जो है, जब मैं इसकी बात करूं, इक्वेटर के जो सर्कल बन के आएगा, अगर हम धरती को दो बराबर भागों में इक्वेटर से काटते हैं तो एक सर्कल बन के आएगा, तो वहाँ पर रेडियस आर बड़ी सबसे ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं भी तो ध्यान से सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। आर बहुत सबसे ज़्यादा यहाँ होने के कारण जो वी है, यानी जो स्पीड है, वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि इक्वेटर पे जो स्पीड होती है ना, वो जो धरती की सतह है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और धरती की सतह की स्पीड सबसे ज़्यादा होने के कारण उसके आसपास का जो एरिया होता है, जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, यानी जो हवा होती है, उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। समझे मेरी बात को? ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब जब हम लो लैटिट्यूड से यानी इक्वेटर से पोलर की तरफ मूव करेंगे तो कई सारी प्रेशर बेल्ट है, ये भी हमने सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है जी। तो वो जो मूवमेंट है वो लैटिट्यूड वाइज होगा। और जो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो लैटिट्यूड वाइज मूवमेंट तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन एक जो अगर मैं बात करूं वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट है ये आता कोरियोलिस के कारण। यानी क्या है कि यहाँ पर हवा जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जो स्पीड है इस वाले सर्कल में है ना, ऊपर की तरफ जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो इक्वेटर के मुकाबले कम है। तो इस वजह से यहाँ पर स्पीड भी कम है। तो इस कारण से स्पीड में डिफरेंस आ जाने के कारण भी एक फोर्स बन जाता है। यानी जब हवा इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही है उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है ना, और जो हवा ऊपर, जो सतह ऊपर है उसकी स्पीड कम है। तो सतह के और हवा की स्पीड के बीच में एक डिफरेंस आ गया ना भाई। यहाँ से एक हवा मूव करी ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक हवा इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करी, यहाँ पर जो हवा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो हवा यहाँ पहुँची उसकी स्पीड तो सेम ही है, क्योंकि उसने जो स्पीड अपनी पाई है वो इक्वेटर के पास से पाई है। लेकिन इस पॉइंट के नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर ये धरती है, ये धरती की सतह और यहाँ पर हवा है। अब ये वो हवा है जो इक्वेटर से आई है और ये वो धरती की सतह है जो अपनी रेडियस पर मूव कर रही है। तो इसकी स्पीड से कम होगी, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में एक वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, जिस वजह से भी अपने को क्या बनने वाला है ना, वो बनेगा कोरियोलिस फोर्स, जो मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है, ठीक। तो यही चीज़ अब क्या है, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि धरती वर्ती मैंने आपको ये सिर्फ विजुअलाइज कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। आजा भाई, इससे हो जाएगा क्या? हाँ, इससे हो जाएगा डिलीट, चलो ठीक है। तो अब अपन समझते हैं क्या है ये, एक मतलब एयर का एक मास है, एक पार्सल है। अब उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक प्रेशर में डिफरेंस के कारण यानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है,
भाई एक तो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है ये प्रेशर बेल्ट के कारण है, और एक इस साइड में मूवमेंट दिखाता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है जी। तो ये दोनों फोर्स मिलके एक नेट फोर्स बना देते हैं, यानी इन दोनों का नेट फोर्स जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये फोर्स बनेगा ये वाला। अब होता क्या है इसको जियोस्ट्रोपिक विंड में आपको बता रहा हूँ होता क्या है। जब हम इक्वेटर के पास में होते हैं, है ना, यानी हम इस एरिया के पास में होते हैं, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये इक्वेटर के पास में हमने क्या पढ़ा है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है ना भाई। इक्वेटर के पास में जो कोरियोलिस फोर्स होगा, इसको मैं FC बोल रहा हूँ, वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी इक्वेटर के पास में कोरियोलिस फोर्स जीरो होगा। तो सिर्फ यही वाला फोर्स काम करेगा, यानी कि जो विंड की मूवमेंट होगी वो ठीक इस तरीके से होगी, ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, वो प्रेशर बेल्ट के कारण जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, और जो कोरियोलिस के कारण फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी जो अब नेट फोर्स है विंड पर वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो हम एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे हैं क्या, कि ये जो नेट फोर्स है वो लगभग हमारे लेटीट्यूड के पैरेलल नहीं हो गया है ना। तो जैसे जैसे हम फोर्स की पोल की तरफ मूव करते जाएंगे ना, तो ये वाला हिस्सा मतलब जीरो होता चला जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत कम होती चली जाएगी, और जो ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। उस कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव के कारण से जो विंड होती है ना, वो इस तरीके से विंड होती है वो लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाती है। कहाँ पर पैरेलल होगी, मिड लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड में, यानी 30 से ऊपर 40 50 60 इस तरीके से वो पैरेलल हो जाएंगी। तभी हमने कुछ आपने पढ़े होंगे ना, फ्यूरस 50 और इस तरीके से रोरिंग 40 वगैरह कुछ इस तरीके से विंड से आगे हम देखेंगे क्या है। तो वो इसके पैरेलल हो जाती है। उस पैरेलल विंड को ही, जो लैटिट्यूड के विंड पैरेलल हो जाती है, उस पैरेलल विंड को ही हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको क्लियर कराना था, और मेरे को लगता है ये क्लियर हो भी गया होगा। तो एक बार और हल्का सा ब्रीफ करा देता हूँ ताकि आपको फिर से कोई कन्फ्यूज़न ना है। ये एक एयर मास है, अब इस पर प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ मूवमेंट है, और कोरियोलिस फोर्स के कारण इस तरीके से मूवमेंट है। इक्वेटर के पास में तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है। इक्वेटर के पास में जो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के कारण मूवमेंट आएगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जीरो है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करेंगे, ये वाला हिस्सा यानी प्रेशर डिफरेंस के कारण जो मूवमेंट है वो जीरो होता चला जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ये बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से वो लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाती है जो विंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोपिक विंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन किस पे आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड हो गया, जेट स्ट्रीम्स पर आते हैं, ठीक है। चलिए जेट स्ट्रीम्स पर हम आते हैं और हम समझेंगे जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जेट स्ट्रीम्स, ठीक है जी। जेट स्ट्रीम्स क्या है, शब्द से ही समझना, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। जेट स्ट्रीम्स में एक चीज़ समझो, जब हम जेट की बात कर रहे हैं ना, तो जेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेज़ी से मूव करता हो। आपने जेट का शब्द भाई हम लेमन टर्म्स में समझ लें ना, जो हमने अपने जीवन में समझा है। जेट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत तेज़ी से मूव करती है, जैसे फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, जेट इंजन होते हैं, है ना। इसी तरीके से कुछ आपने अपने घर में भी जेट नोजल देखी होगी, ठीक है, अपने बाथरूम में देखी होगी। तो जेट क्या होते हैं, जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। यानी जेट का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, हाई वेलोसिटी, ठीक है जी। और जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो चैनलाइज वे में फ्लो कर रही है, धारा में एक बह रही है, जैसे नदी जब एक धारा में बह रही होती है तो उसे हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से करंट को भी हम स्ट्रीम की बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक धारा में बह रहा होता है। ठीक वैसे ही जब हम एटमॉस्फेयर में विंड का एक पर्टिकुलर मूवमेंट की हम स्टडी करते हैं, जो एक पर्टिकुलर धारा में मूव कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोल देते हैं। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम्स बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर लेमन टर्म्स में जो है समझ लिया क्या है, कि जेट स्ट्रीम्स क्या है, विंड की एक ऐसी मूवमेंट है जो एक धारा में यानी एक पर्टिकुलर फ्लो में मूव करती है और हाई वेलोसिटी में मूव करती है, लेमन टर्म्स में हो गई। अब मैं सॉरी, ठीक है, अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी ना हल्की सी वीडियो वो दिखा देता हूँ, इमेजेस, तो इससे आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर होने वाली है। जेट स्ट्रीम्स की मैं बात करने वाला हूँ। ये ठीक है, ठीक है, तो इसको करते हैं हम कॉपी, और यहाँ पर करते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, Ctrl+V, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ ले आओ। देखो इसको बड़े ध्यान से देखो,
ये जो आपको ब्लू में और येलो कलर की जो रिबन आपको दिख रहा है ना, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये जो दो आपको रिबन दिख रहे हैं ना, ये जो दो आपको रिबन दिख रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, जेट स्ट्रीम्स हैं। ठीक है जी, क्या है ये, जेट स्ट्रीम्स है। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, हाई वेलोसिटी में और एक पर्टिकुलर फ्लो में। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करती हैं। अब इसको हम थोड़े से और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ लेते हैं। जो हम पिक्चर से देखने वाले हैं वही हम समझेंगे। ठीक है, धीरे 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 हम इसको समझ मतलब हर एक पॉइंट को समझ लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस धरती की एक एक्सिस बना लूँ, क्या बना लूँ, एक एक्सिस बना लूँ। ठीक है जी, और एक्सिस जो बनने वाली है वो मैं रेड से ही ले लेता हूँ। ठीक है, फिर से लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बन गई धरती की एक्सिस। ठीक है जी, ये बन गई धरती की एक्सिस जो हमें रेड रेड दिख रही है। अब इस एक्सिस के अबाउट हमारी जो पूरी अर्थ है, ठीक है, पूरी की पूरी अर्थ कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार अगर मैं इन दोनों रिबन को देखूं, जो ये रिबन है, जो जेट स्ट्रीम्स है, वो भी कुछ उसी तरीके से मूव कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है, सरकमपोलर है। क्या है, सरकमपोलर। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, पोल के चारों तरफ मूव करती है। और ऐसा जो है ना, ये मूवमेंट नदन और सदन दोनों हेमिस्फीयर में सेम देखने को मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि सरकमपोलर है, यानी पोल के चारों तरफ मूव करती है जेट स्ट्रीम्स। दूसरा चीज़ ये समझो क्या है कि ये एक दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें सदन में नहीं दिखाई, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों में होती है, दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ठीक है, तो ये सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में मूव कर रही है। अब आते हैं हम दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया 5 मिनट पहले, अच्छा हाई वेलोसिटी बता दिया मैंने आपको, क्या बता दिया कि ये सरकमपोलर होती है। उसके बाद हम क्या समझने वाले हैं कि इसका जो मूवमेंट है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी एरो को देखूं तो कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अपने को सिर्फ इसी को देखना है, तो ये किस तरफ से मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली। ठीक है जी, वेस्टर्ली, जो भी स्पेलिंग हो आप देख लेना, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली। वेस्ट टू ईस्ट मूव करने वाली जो स्ट्रीम्स होती हैं उसको हम वेस्टर्ली बोलते हैं। तो सरकमपोलर होती है, वेस्टर्लीज होती हैं, और ये क्या है ना, अलग अलग एयर मासेस जब आपस में टकराते हैं। अच्छा बाय द वे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना हमारी, वो एयर मासेस के ऊपर होगी, तो तब मैं आपको एयर मासेस बेहतर तरीके से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एयर मासेस का हल्का सा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि इसको समझाने के लिए एयर मास समझना हल्का सा ज़रूरी है। ठीक है, एयर मास होता क्या है, मोटे तौर पर समझो, मानकर चलो ये एक अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के इस हिस्से में ये पानी भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इस वाटर के ऊपर कुछ हवा होगी। ठीक है, ये एयर है। ठीक है, तो होगा क्या, इस वाटर के कारण, इस वाटर के ऊपर जो एयर की एक पार्सल है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला, यहाँ से इसकी तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। जो वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी जो वाटर का टेम्परेचर है वो एयर की तरफ मूव करेगा, जो वाटर के कारण एयर में ह्यूमिडिटी आ जाएगी, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं इसमें जो किसके सिमिलर हो जाएंगे, इस पानी के सिमिलर हो जाएंगे। तो एयर मास क्या होता है, एयर मास वो एयर का एक पार्सल होता है, वो पैकेट होता है जो किसी अर्थ के सरफेस पर है ना, चाहे वो पानी हो, अर्थ का सरफेस से मतलब लैंड मास हो या सी मास हो, जो भी है। ठीक है, उसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रहता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर उतार लेता है। ठीक है, तो वही ये काम कर रहा है कि जो एयर पार्सल है उसमें जो पानी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर जा रहा है, ह्यूमिडिटी उसकी बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें, तो उसको हम एयर मास बोलते हैं। तो इस तरीके से एयर मास कई तरीके के होते हैं। कोई एयर मास हमारा डेजर्ट के ऊपर बनेगा तो अलग, उसमें ह्यूमिडिटी कम होगी, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। पानी के ऊपर बनने वाले एयर मास का टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के एयर मासेस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल्ड मैं आपको एयर मासेस समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको समझो। ठीक है, तो अब जेट स्ट्रीम होती क्या है, जब दो एयर मासेस
एक दूसरे के करीब आते हैं तो फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट क्या होता है तो भी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको चलो फ्रंट का भी एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ ना, क्योंकि यार नई चीज़ें समझाऊँ क्लियर नहीं हो। लेमन टर्म्स में समझाऊंगा। मान के चलो ये है, ठीक है, ये हमारी एक सेना है, समझ रहे हो ना, युद्ध के दौरान में ये हमारी एक सेना है। मैं समझा रहा हूँ आपको क्या हो रहा है, ठीक है जी। और ये हमारी एक दूसरी सेना है इस साइड में, ठीक है, ये हमारी एक दूसरी सेना है। तो जब हम इसकी बात करने वाले हैं, है ना, ये सेना इस तरफ मूव करेगी और हम इसकी बात करने वाले हैं, ये सेना इस तरफ मूव करेगी। कुल मिलाकर ये एक पूरा का पूरा जस्ता है ना, पूरा एक वही पूरा एक पैकेट है ना, जो भी उसको बोलते हैं आर्मी वगैरह में, जो भी बोलते हैं उसको बटालियन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा एक पैकेट है, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जो फ्रंट में, जो यानी जो सबसे पहले टकराने वाला है, इस साइड से ये वाला, इस साइड से ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एयर मासेस भी होते हैं। तो उनके जो फ्रंट होते हैं, है ना, जो एक दूसरे की तरफ की मूव करने की, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां से जो एयर मास बनेगा, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये एयर मास बनेगा, क्योंकि ये हायर लेटीट्यूड पे, तो यहां पर जो एयर मास बनेगा वो कोल्ड एयर मास बनेगा। और जब मैं यहां पर की बात करूं, इस वाले हिस्से की, इस वाले हिस्से की जब मैं बात करूं, तो यहां पर जो एयर मास बनेगा वो थोड़ा वार्म, इसके मुकाबले वार्म एयर मास बनेगा। तो यहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ह्यूमिडिटी में भी डिफरेंस होगा, यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में, दोनों के पैरामीटर्स में डिफरेंस होने वाला है। तो इन डिफरेंसेस के कारण से जो फ्रंट बनेगा, वही फ्रंट जो है किसको बनाता है, जेट स्ट्रीम्स को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट और समझा क्या बनता है, एक तो यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, सरकमपोलर होती है, वेस्टर्ली होती है, फ्रंट के कारण बनती है, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या है, टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट। मेन चीज़ क्या है, फ्रंट मेन चीज़ नहीं है, टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि अलग अलग एयर मासेस का टेम्परेचर अलग अलग है, इस वजह से वो बन रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट यानी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, है ना, के कारण बनती है। चीज़ें समझ में आई, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस वजह से बनती है। तो ये कुल मिला के चीज़ें सारी मैंने समझी। अब इसको आप हल्का सा समझो। जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं कुछ बैंड की फॉर्म में होती हैं। मैं इसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपके घर में पानी की पाइप होती है ना, पानी की पाइप, उस पानी की पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी होती है। ये एक फ्लो है, ये एक ट्यूब है, और उसके अंदर कई सारी लेयर बनी हुई है। जो सबसे अंदर की हवा होगी ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, 300 किलोमीटर पर आवर है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जो बाहर की जो बैंड होगा ना, एयर का बैंड होगा, ये वाला, है ना, जो आउटर एयर बैंड है ये वाला, इसकी स्पीड कम होगी। जो बाहर का एयर बैंड होगा इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जब हम इसके थिकनेस की बात करते हैं तो 150 से 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया ये पकड़ती है, ठीक है जी, 150 से 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया, यानी ये वाला, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये वाला एरिया क्या है, 150 से 200 किलोमीटर, कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला था कि ये जो जेट स्ट्रीम्स होती है ना, समझो इसको भी और समझना आप, सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। समझो, फिर से समझो, हर एक चीज़ को समझा कर मतलब समझा के बताऊँगा, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं भाई, ये ट्रोपोस्फेयर है ना, ये वाला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर, ये हमने समझा। तो अगर मैं ट्रोपोस्फेयर को कुछ इस तरीके से बताऊं, तो ये जो जेट स्ट्रीम्स होती है ना, वो करीब यहाँ पर फ्लो करती हैं, ठीक है। यानी ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से ऊपर के लेवल पे ट्रोपोस्फेयर के जो ट्रोपोपोज होता है ना, उसके पास में, यानी जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये जहाँ पर ट्रोपोपोज है, उससे हल्का सा नीचे मूव करती हैं। तो इसके कारण से इसमें जो, अगर मानकर चलो ये जो विंड्स हैं वो यहाँ पर फ्लो करती है, तो धरती की सतह के कारण उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी आता है ना भाई। एक तो प्रेशर के कारण आता है जो मैंने आपको समझाया, दूसरा कोरियोलिस के कारण आ रहा है जो मैंने आपको समझाया, तीसरा सतह पर पास होने के कारण फ्रिक्शन के कारण भी एक फोर्स आता है। लेकिन क्योंकि ये जो विंड्स हैं या जो स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ पर ट्रोपोपोज के पास में मूव करती हैं, इस वजह से इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आता, सिर्फ दो ही फोर्स डोमिनेट करते हैं, पहला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा हमारा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई। तो अब यहीं से एक और चीज़ अपने को क्या पता चल गई,
अपर लेवल, याद रखना क्या होती है, अपर लेवल विंड्स होती हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट्स ना आप समझते रहो, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या है, मतलब और भी चीज़ें थ्योरी वो भी समझ लेते हैं, और उसको भी मैं इसको आपको इमेज के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, एक तो इसको अपन लेते हैं सेव इमेज, और सॉरी कॉपी इमेज। ठीक है, नहीं पहले, इससे पहले ये तो टाइप भी आ जाएंगे, इससे पहले दूसरी चीज़ें देखनी है। ये ठीक है, कॉपी इमेज और पेस्ट। इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले इस वीडियो को समझते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो को अपन को ध्यान से देखना पड़े। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखो बड़े ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, एक तो ये देखो, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम है। अब इसमें क्या पोलर जेट है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल जेट है, ये मैं भी आपको बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से एक चीज़ देखो जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें जो समझने इसी वीडियो में। ठीक है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सेल है ना, ये वाला जो सेल है, ठीक है, जो ये वाला सेल है, ये कौन सा सेल है, नॉर्दर्न हेडलेस सेल है। ठीक है, उसके ऊपर जो ये वाला सेल है ना, ये कौन सा सेल है, नॉर्दर्न फेरल सेल है। तो फेरल सेल और हेडले सेल के बीच में एक जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, उसी तरीके से फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में एक जेट स्ट्रीम मूव कर रही है। ठीक है, तो जो पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में उसका नाम पोलर जेट स्ट्रीम है, जो हेडले सेल और फेरल सेल के बीच में उसका नाम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। अभी याद हो जाएगा, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और कुछ रह रहा है क्या बताने के लिए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, वेस्टर्ली, सरकमपोलर, अपर लेवल विंड्स, जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब हम इसकी टाइप पर आते हैं। टाइप समझने के लिए देखो, ध्यान से देखो, यहीं पे टाइप अपने को क्लियर हो जाएंगे। अभी अपन आते हैं इसके टाइप पर, फिर मैं इसको आपको ये इमेज लेकर समझाऊंगा। ठीक है, इसके जो टाइप होते हैं ना, इसको समझो, टाइप्स। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम्स के। तो इसके जो दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, जो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती है ना, वो हमेशा एक ही, मतलब उसका पैटर्न एक ही रहेगा हमेशा, इसी वजह से परमानेंट होती है। दूसरी होती है, यानी क्या है कि वो हमारे सीजन टेम्पोरेरी। ठीक है, टेम्पोरेरी है। तो जो परमानेंट है ना, वो जो मतलब पूरा साल एक ही तरीके से मूव करेगी। ठीक है, हाँ, मूवमेंट ऊपर की तरफ जरूर रहेगा, जो उसका मूवमेंट है उसका लैटिट्यूड वाइज, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ मूवमेंट जरूर रहेगा सन के साथ जैसे जैसे मूव करेंगी, क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट है वो भी ऊपर नीचे मूव करती हैं सन के साथ में। तो ये जो विंड्स हैं ये भी उसी तरीके से मूव करेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि, देखो ध्यान से, ये इमेज में मैंने आपको क्या दिखाया कि जो हेडले सेल है, फेरल सेल इनके बीच में एक जेट स्ट्रीम है, उसी तरीके से फेरल और पोलर सेल के बीच में एक जेट स्ट्रीम है। ठीक है, तो क्योंकि सेल ऊपर नीचे मूव करेंगे तो उसके कारण से ये भी ऊपर नीचे मूव करती हैं। ठीक है, चलिए, अब हाँ, एक दो पॉइंट मैं इसमें लिख दूँ, फिर मैं इसको आपको लिखवाता हूँ। एक पॉइंट बताना रह गया, दिखाना जो था। एक पॉइंट याद रखना कि ये जो जेट स्ट्रीम्स है ना, ये विंटर में ज़्यादा कॉन्टीन्यूस होती हैं। क्या होती हैं विंटर में, बताऊँगा क्यों होती है ना, विंटर में कॉन्टीन्यूस ज़्यादा होती हैं, कॉन्टीन्यूस। ठीक है, विंटर में कॉन्टीन्यूटी में ज़्यादा होती है। दूसरा एक पॉइंट और अपने को क्या याद रखना है कि नदर्न में मूव तो दोनों में करती हैं जेट स्ट्रीम, मैंने आपको अभी बताया है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विंटर में कॉन्टीन्यूस क्यों होती हैं। तो इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी है, तभी ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर तभी होगा, ये वाली वीडियो।
ये अपने आइसोथर्म वाली जो वीडियो है ना, ये आइसोथर्म, ये मैंने आपको समझाया। और इस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि विंटर में डेविएशन, जो आइसोथर्म्स है ना उसमें डेविएशन विंटर में ज़्यादा होता है, वो मैंने आपको वहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। मेन कारण क्या है कि जो पानी का टेम्परेचर में डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो लैंड मास होती है ना उसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली नीचे गिर जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जिस वजह से डेविएशन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आइसोथर्म्स में मैंने आपको समझाया, वहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक फैक्ट बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई, क्या बताई, कि जो टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा होगा तब ये क्या होंगी ना, ये जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है वो बेहतरीन तरीके से बनती हैं, वो मोर स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहीं पर बनाते हैं इसको, हल्की सी और जगह बनाते हैं, फिर टाइप पर आते हैं, है ना। तो समझो, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, विंटर में कॉन्टिन्यूस क्यों ज़्यादा होती है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो इस हिस्से में, यानी जो नदर्न हिस्से में जो लैंड है वो करीब करीब 70% होता है ना, और जो वाटर है वो करीब करीब 30% होता है, ठीक है। जबकि नीचे वाले हिस्से में वाटर की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब नीचे पानी ज़्यादा हो जाने के कारण, है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में यानी इस वाले हिस्से में पानी की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण टेम्परेचर में जो डिफरेंस है ना, टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, यानी जो डेल्टा टी, इसको हम डेल्टा टी भी बोलते हैं, टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। और टेम्परेचर में डिफरेंस जब बहुत कम होगा तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो जेट स्ट्रीम है वो ढंग से फॉर्म नहीं होगी। कहाँ पर, नीचे की तरफ। तो ये तो पॉइंट, अच्छा यहीं से दोनों क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसमें बहुत ढंग से क्लियर नहीं होगी, और ऊपर लैंड मास ज़्यादा है तो टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर सपोज मैं अगर कुछ इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, ठीक है जी। तो ये एक लैंड मास है, इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ जो है वो इसके चारों तरफ पानी है, और एक लैंड मास है। लैंड मास में और पानी में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, और टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बनने से यहाँ पर जो जो जेट स्ट्रीम्स होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगी। एक तो कारण ये हो गया, ये इस वाले पॉइंट का कारण है, ठीक है। नर्दर्न हेमिस्फीयर में इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट हमें नर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास के कारण ज़्यादा मिलता है, इस वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, विंटर में कॉन्टिन्यूस क्यों है, मैंने आपको क्या बताया, आइसोथर्म्स जो होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा डेविएशन है वो विंटर में आइसोथर्म्स में देखने को मिलता है, और वो भी कहाँ देखने को मिलता है, नर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैंड मास ज़्यादा है। जो धरती होती है ना, जो लैंड होता है वो बहुत ड्रास्टिकली उसका टेम्परेचर लो चला जाता है, जबकि जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है उसमें आता है। इस वजह से डेविएशन बहुत ज़्यादा होने से टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, और एक बहुत अच्छी सी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट पाथ में एक हमारी क्या बनती है, जेट स्ट्रीम बनती है। यानी कुल मिला के एक पॉइंट मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, ठीक है, फिर हम टाइप पर आने वाले हैं। क्या पॉइंट लिख देता हूँ कि वैसे इसकी फ़ोटो पड़ी थी, चलो हर चीज़ फ़ोटो से नहीं करनी है। जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स कुछ इस तरीके से मूव करेगी, और जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, यानी कॉन्ट्रास्ट बहुत कम हो, तो जो जो मिएंडरिंग है, जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है वो कुछ इस तरीके से मूव करने वाली है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव करेगी। यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो बहुत हाई है। यहाँ पर वीक टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या है, ठीक है जी। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब हाई होगा, यानी जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा, ऊपर का एक मास है नीचे का एक मास है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में बनती है। ये एक जेट स्ट्रीम है, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से मूवमेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और अपने को देखने को मिल रही है, इसको अपने को समझना है, जो मिएंडरिंग, अच्छा इसको हम मिएंडरिंग बोलते हैं। ये हमने जब हम नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग बोलते हैं। जो वेवी फॉर्म में मूव करती है इसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग, ठीक है जी। यानी इसमें क्या हो रही है, मेंडरिंग हो रही है, और मेंडरिंग हो जाने के कारण से अगर मैं इसको हल्का सा जूम कर लूँ, जूम कहाँ से होगा भाई,
हाँ ये रहा, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको देखो, थोड़ा सा और हो जाएगा। इसको अब यहीं से बड़े ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, जो इसका मूवमेंट है, रेड ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यानी अब ध्यान से देखोगे तो मूवमेंट जो है कुछ वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर जो एक मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो मूवमेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने को दिख रहा है, ठीक है जी, और ये जो मूवमेंट है अपने को क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आपको फिर से मेरी जो कोरियोलिस वाली क्लास है वहाँ पर मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कब बनते हैं, वहाँ पर आप समझोगे, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज सिस्टम होता है, क्लॉकवाइज सिस्टम होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, साइक्लोन बोलते हैं। और उसे हम हाई प्रेशर सिस्टम यानी एच लिखते हैं। किताब में जब भी एच लिखा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर सिस्टम होता है। यानी जो जो विंड है वो सेंटर से बाहर की तरफ इस कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रही है, बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। किताब में आपको एल लिखा हुआ मिलेगा, एल फॉर लो प्रेशर सिस्टम, एच फॉर हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पीक। यानी जो हिस्सा मेंडरिंग करते टाइम पे पोल की तरफ मूव कर जाए इसे हम बोलते हैं पीक। क्या बोलते हैं, पीक या फिर रिज, ठीक है जी। और इस वाले हिस्से को जो इक्वेटर की तरफ नीचे आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलते हैं ना शायद, है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में, टाइप्स पर अपन आते हैं। और टाइप्स पर आने के लिए अपने को क्या करना है, चलिए, ठीक है, ये आएंगे अपन टाइप्स पे। चलिए, तो टाइप्स पर अपन समझते हैं। जब हम टाइप की बात करेंगे सबसे पहले एक तो परमानेंट है, यानी जो अपने पैटर्न में कोई बदलाव नहीं लाती हैं, और टेम्परेरी हैं जो सीजन वाइज बदलती रहती हैं। तो जब हम परमानेंट की बात हम करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, परमानेंट की, तो इसमें अपने को दो समझनी है। सबसे पहले पोलर फ्रंट जेट, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या समझने वाले हैं, सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेरी की जब हम बात करने वाले हैं, तो जो टेम्परेरी है, क्या समझ रहे हो, जो टेम्परेरी है इसमें अपने को दो समझ लेंगे। तो सोमाली जेट समझना है, सोमाली जेट। दूसरा अपने को क्या समझना है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर कर देता हूँ। तो जो दूसरा अपने को टेम्परेरी में समझना है वो होता है हमारा अफ्रीकन जेट, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, जो भी है जेट, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले हम समझेंगे परमानेंट जो जेट है उसमें दो आते हैं हमारे, पोलर फ्रंट जेट और सब ट्रॉपिकल जेट है। इन दोनों के, ये दोनों क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो मैंने आपको इन जनरल भी समझा है। पर्टिकुलरली मैं आपको इनकी क्या बता दूं, पोजीशन बता दूं, ठीक है। नाम पे ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, पोलर फ्रंट जेट। तो जेट अपने को पता है जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, यानी हाई वेलोसिटी वाली विंड होंगी जो एक पर्टिकुलर फ्लो में मूव करेंगी, ठीक है, वेस्टर्ली नेचर होती हैं। ये सारे ही सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पे लगने वाले हैं। अब जो फ्रंट होता है वो मैंने आपको मोटे तौर पर अभी समझाया क्या होता है, एक एयर मास है, एक दूसरा एयर मास है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो जो ये टकराव होगा, ये एक टकराव है, इसे हम फ्रंट बोलने वाले हैं, ठीक है। और पोलर क्या है, क्योंकि पोल के पास में ये बनती है, ठीक है जी। पोलर फ्रंट जेट है, पोलर एरिया अपने को पता है। तो कुल मिला के हमने क्या किया, हमने इसको लोकेट कर लिया, ठीक है। और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो पोलर फ्रंट जेट है ये हमारा फेरल सेल के बीच में और पोलर सेल के बीच में बनता है, ठीक है। हाई अपर लेवल पे बनता है। अपर लेवल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका है। यहाँ पर अपर लेवल का मतलब क्या होता है, कहाँ, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि धरती की सतह से 2-3 किलोमीटर ऊपर समझ लो, कम से कम इतना तो रहे ताकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेज यानी फ्रिक्शन के जो इफेक्ट हैं वो काम ना करें, ठीक है। दूसरा क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट है, ठीक है। तो पोलर जेट जो है ये मैंने आपको समझा, देखो इसको ध्यान से पढ़े, ये इसको देखो। तो
जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला जो सेल है जिसको मैं भी है ना हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइटर भी ले लूँ, ये वाला ये ठीक रहेगा, ठीक है जी। तो ये वाला जो सेल है जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा हेडरली सेल है, और ये जो दूसरा सेल है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा फेरल सेल है। इन दोनों के बीच में, इसको बड़े ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, रेडी, ठीक है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, हमारा सब ट्रॉपिकल जेट है, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में बात करूं, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा पोलर जेट है, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर ध्यान से देखो, ये धरती की सतह है और ये धरती की ऊंचाई है। तो जो सब ट्रॉपिकल जेट होता है ना, वो ज़्यादा ऊंचाई पर होता है पोलर जेट से के मुकाबले। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपको समझना है, इसके साथ एक और सवाल का वो भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर से देखो, बार बार देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी, ये हमारी अर्थ है, और हमने एक चीज़ समझी कि इक्वेटर है, और इक्वेटर से हमने क्या समझा है कि इक्वेटर से जो पानी लेकर हवा ऊपर की तरफ उठती है, और हवा जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करती है, एक सेल बनाती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दूसरा सेल बनता है, ठीक है जी, इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से तीसरा सेल बनता है, ठीक है। तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों 3 सेल बनाने की ज़रूरत है, क्यों हवा सीधे यहीं से, इस एरिया से और इस एरिया में, यानी ए एरिया से बी एरिया में सीधे तौर पे एक ही सेल बना के, लेफ्ट साइड में मैं आपको सिंगल सेल बना के दिखाता हूँ, यानी हवा यहाँ से उठे और इस तरीके से मूव करे और सीधे यहाँ गिरा दे, है ना, पोलर पे, और फिर यहाँ पर इस तरीके से मूव करे। ये सिंगल सेल है ना। क्यों सिंगल सेल में मूव नहीं करती, ठीक है, और 3 सेल में क्यों मूव करती है, ये हमारा सवाल उठ गया। सिंगल सेल में क्यों मूव नहीं करती, 3 सेल में क्यों मूव करती है। तो इसका एक सिंपल सा कारण है, अभी मैंने आपको जियोस्ट्रोपिक विंड समझाया। उसमें होता क्या है कि जब विंड हमारी इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, यानी पोल की तरफ मूव करना शुरू करती है, तो होता क्या है कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो लैटिट्यूड के पैरेलल हो जाती है, कुछ इस तरीके से मूव करेगी, है ना, और इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। अब वो पैरेलल ही चलेगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे की तरफ वैक्यूम, यानी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और वहाँ की तरफ वो नीचे चली जाती है, फिर वहाँ से दूसरी सेल बनती है, और इसी तरीके से जो हीट का बैलेंस है वो 3 सेल में होता है, ना कि एक सेल में, समझे। तो मेन हम क्या काम कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी मूव कर रहे हैं भाई, यहाँ से हम ह्यूमिडिटी को इधर मूव करा रहे हैं, यहाँ से हीट को इधर मूव करा रहे हैं। तो ये जो तीनों सेल है वो हीट को ही तो मूव करा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस कारण से सिंगल सेल की जगह 3 सेल बनते हैं। अब इन 3 सेलों में एक यहाँ पर ये हमारा सब ट्रॉपिकल बनेगा और यहाँ पर हमारा पोलर बनेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया पोलर और सब ट्रॉपिकल क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं सोमाली जेट और अफ्रीकन जेट या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ये सोमाली जेट के बारे में आपको बहुत जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, डाटा नेट पर उतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या। सोमाली जेट क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं सोमाली। आप जब हम सोमाली की बात करते हैं तो सोमालिया है ना, एक कंट्री है, कहाँ पर है। अगर मैं एक नक्शा बनाऊँ, किसका बनाऊँगा नक्शा, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं मेडागास्कर बना लूँ, ठीक है। तो ये अफ्रीका का नक्शा है, यहाँ पर कहीं सोमालिया वगैरह होता है, इथोपिया, सोमालिया, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा है सोमालियन, ठीक है, प्लेट भी बनती है, तो अपन सोमालियन प्लेट की बात कर रहे हैं, मेडागास्कर है। होगा क्या समर में, समझो समर में होता क्या है कि यहाँ पर तो जो है कुछ इस तरीके से हवा का मूवमेंट आ जाता है ना, इसे बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली, यानी साउथ और वेस्ट की तरफ से ये हवा का मूवमेंट होता है। अब होगा कैसे, यहाँ पर यानी मेडागास्कर के ऊपर तो जो हमारा है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। और यहाँ पर सोमालियन प्लेट के पास में हमारा लो क्लॉकवाइज सिस्टम बनेगा। भाई ये देखो ना ध्यान से, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो मेडागास्कर के ऊपर वो हाई है, हाई प्रेशर सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। भाई यहाँ लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलके हवा को इस साइड में मूव करेंगे। और ये हवा कहाँ से आती है, ये हमारी हवा जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है ना, वहाँ की हम देखो, हमने एक चीज़ समझिए क्या है,
हमें एक चीज़ पता है क्या है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हवा है कुछ इस तरीके से मूव करेगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर हवा कुछ इस तरीके से, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा है वो अपने राइट साइड में मूव करती है, ठीक है। और जो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है, हमारी हवा बोल रहा हूँ या विंड एक ही चीज़ है, ठीक है, देसी भाषा में समझो, तो जो हमारी विंड है वो लेफ्ट साइड में मूव करती है। तो जब हमारी विंड लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से मूव कर रही होगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके प्रभाव में आएगी वो अपनी डायरेक्शन बदल के कुछ इस तरीके से मूव करेगी, और यही एक कारण बनती है किसमें, इंडियन मॉनसून में, ठीक है जी। यानी जो सोमाली जेट है, ये सोमाली जेट है, उस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है इंडियन मॉनसून में, ठीक है, बारिश कराने में। लेकिन इसके कारण से मतलब इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये वाला हिस्सा, तो सोमालियन जो कोस्ट है उस पर इसके कारण से बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कहाँ पर होती है, वो इंडियन मानसून में होती है। अब यहीं पर एक एरिया तो हाई मैस्करेन वगैरह, वो अभी हम सब समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक साइकिल बनती है, एक हाई मैस्करेन एक एरिया होता है, वहाँ पर लो मैस्करेन एक एरिया होता है, उस तरीके से कुछ मूवमेंट होता है, एक साइकिल यहाँ भी बनती है, हम बाद में समझेंगे। फिलहाल अपने को क्या समझना, सोमाली जेट। तो जेट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है सोमाली जेट। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं अफ्रीकन जेट और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको हल्की सी वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो नहीं इमेज, सोमाली जेट के लिए भी। सोमाली जेट का है कहीं, हेलो यहीं पर लिखते हैं सोमाली जेट, सोमाली जेट स्ट्रीम। ये देखो ध्यान से, ये फ़ोटो बहुत अच्छी है, इसको हम कॉपी करते हैं, चुराने का तो काम अपना है ही, ठीक है। कंट्रोल वी, इसको यहाँ उठा के लाओ और इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो ध्यान से बड़े, ये जो है ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही थी सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, अपने लेफ्ट में जा रही है ना, इस तरीके से मूव कर रही है अपने लेफ्ट में। लेकिन जैसे ही इसके प्रभाव में यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, क्या है, हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ बना हुआ है ना, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। अब इन दोनों के प्रभाव से ये एक सोमाली जेट बनी, और किस तरफ मूव करेगी, ये भारत की तरफ मूव कर रही है, इंडियन मानसून में हेल्प कर रही है, ठीक है जी। तो इसे हम बोलते हैं सोमाली जेट। दूसरा जो हमारा आता है वो वो होता है अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। चलो तो हमारे पास वीडियो पड़ी भी है, उसी से कम हो जाएगा, इमेज वीडियो बोलता हूँ मैं, इसको देखो, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ना, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं आपको, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, बड़े ध्यान से देखो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं पड़ा है। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, तो जितना इन्फॉर्मेशन उतनी यही है कि जो तिब्बतन प्लेटू है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनता है। और ये बनता किन दो सेल के बीच में, ये अपने को पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, सन जब हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ का मेरा मतलब क्या है, नदन पोल की तरफ जब हमारा सन मूव करता है, यानी जून से जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो जो समर टाइम होता है उस टाइम पे, तो ये एक एरिया है, देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारी नदन हेडले सेल है। और जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जिसे अभी मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ये वाला हिस्सा, ये हमारा सदर्न हेडले सेल है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रीम बन जाती है, जिसको आप बड़े ध्यान से, ठीक है जी, जिसको आप अब देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो दो हेडले सेल के बीच में बनती है। जब सन हमारा समर में ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ बेल्ट मूव कर जाती है, तब बनती है। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो 5 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास होती है, जहाँ पर ये बनती है। नाम ही लिखा ना ट्रॉपिकल, तो अपने को वैसे ही याद रखना है, ट्रॉपिकल एरिया में बनेगी और ये ईस्टर्ली बनेगी। सबसे मेन चीज़ क्या है, इसको यहाँ ध्यान रखना है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनती है, इसको भी याद रखना है। और ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। कैसे मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, ये पॉइंट याद रखने हैं। और एक पॉइंट और याद रखो, जो हमारा, हाँ इधर है, तो यहाँ पर सोमाली जेट और अफ्रीकन जेट दोनों की दोनों क्या है, लो लेवल जेट हैं। लो लेवल जेट से कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये पृथ्वी की सतह के बहुत करीब में मूव करती हैं। पोलर फ्रंट जेट और
सब पोलर जेट तो हाई लेवल पे मूव करती है, अपर लेवल पे मूव करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये निचले लेवल पे मूव करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ हमने आज क्या मूव कर लिया है, हमने कर लिया जियोस्ट्रोपिक विंड्स हमने मूव कर ली। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, रोजबी विंड्स क्या होती हैं समझो। मेंडरिंग जो होती है वो मैंने आपको समझाया क्या, ये जो हिस्सा मेंडरिंग वाला है ना, जब हमारी ये बस यहीं से समझ लो, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये मेंडरिंग विंड्स जो है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोजबी विंड्स बोल देते हैं, रोजबी विंड्स, ठीक है जी, रोजबी विंड्स बोल देते हैं। और ये अब इनका इफेक्ट थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो प्रभाव है, सबसे पहले इनका प्रभाव क्लाइमेट में, जिस जहाँ पर ये मूव कर रही हैं उस एरिया के क्लाइमेट को ये अफेक्ट डालती हैं। मॉनसून पर इनका प्रभाव पड़ता ही है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये विंड्स जो है ये मतलब एयर मास के कारण बनती है ना, तो ये वहाँ पर जो डेजर्ट सिस्टम वगैरह और जो तुम्हारा रेनफॉल सिस्टम बनाने की जो वो पूरा एरिया है बनाने की वो करती है। मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा। हाँ, ये एक और चीज़ देखनी है अपने को, एक चीज़ और देखो, कॉपी इमेज ये भी रह रहा था, इसको देख लेते हैं। कंट्रोल, दूसरा क्या आपको दिखाना है, सोमाली जेट से पीछे आते हैं और यहाँ पर अपने को कुछ मिल जाना चाहिए जो उनकी मेंडरिंग के कारण बनता है, ठीक है। सोमाली, अच्छा पीछे जाना पड़ेगा, जेट स्ट्रीम्स, ये देखो, ये मेन चीज़ है। कॉपी इमेज और पेस्ट, ठीक है जी। सबसे पहले इसको देखो, जेट स्ट्रीम्स को देखो, हो क्या रहा है। जब हम इस जेट स्ट्रीम की हम बात करने वाले हैं तो ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है जी, ये जेट स्ट्रीम है, ये पूरी जेट स्ट्रीम है, कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। अब इसके ऊपर की तरफ हमारा कोल्डर एयर मास है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसके नीचे की तरफ हमारा वार्मर एयर मास है। तो इस कारण से अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि इस एरिया में हमें डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ भी हमें डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट वगैरह, या हमें यहाँ पर ठंडा इलाका देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसी कारण से अपन ने देखे ना, चिहुआ हुए, मोहावे, ये सारे जो चिहुआ हुआ है, मोहावे है, ये डेजर्ट है, ये सही हमें नॉर्थ अमेरिका में तो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, ग्रेट सर्किल रूट और जेट स्ट्रीम रूट। अब इसमें एक चीज़ समझो, क्योंकि जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है वो वेस्टर्ली है, तो जब भी हमारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमारा प्लेन इसकी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो हमेशा इस जेट स्ट्रीम्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इससे हमारी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन साथ में एक नुकसान होता है कि इसमें थोड़ा सा ना हम्पीनेस आ जाती है, यानी जब हमारा प्लेन है, यहाँ पर हमारा एक प्लेन है, ठीक है जी, ये हमारा एक प्लेन है, और ये प्लेन जब इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये कुछ इस तरीके से भी मूव करता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें थोड़ा बम्पीनेस हम्पीनेस इसमें आ जाती है हल्की सी मूवमेंट में, ठीक है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जिस तरीके से मूव करेंगे उसी तरीके से मूव करता है। कई बार इसमें थोड़ा मतलब नुकसान का भी खतरा रहता है, रिस्क भी रहता है। जब हमारा प्लेन है वो इसके काउंटर यानी इसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा इस तरीके से, तो फिर इस जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल नहीं करता, कोशिश करता है इससे बहुत बहुत दूर जाके थोड़ा सा सेफ जोन में मूव करें। देख रहे हो, उल्टे मूव करेंगे तो इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे, और जब हम इसके साथ में ही मूव करेंगे तो जेट स्ट्रीम के अंदर एक प्लेन हमारा मूव करता है, इससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज की ये जो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमने जियोस्ट्रोपिक विंड समझा, हमने जेट स्ट्रीम समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम मासेस को समझने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते।